Good morning. Myself CL Meena, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का चैप्टर फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन यानी परिसंचरण की कार्य पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि परिसंचरण के बारे में किसने जानकारी दी। तो विलियम हार्वे नामक रिसर्चर्स थे। उन्होंने 1682 में रुधिर परिसंचरण और हृदय के कार्यों के बारे में जानकारी दी। और हम जानते हैं कि जो रुधिर परिसंचरण है, रुधिर परिसंचरण से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं जैसे ब्लड, हार्ट, वेसल्स एंड लिम्फ, ये मेजोडर्म्स के द्वारा बने होते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि रुधिर परिसंचरण का विकास कौन से स्तर से होता है। तो इसका विकास होता है मेजोडर्म से यानी मध्य जनन स्तर से। अब ब्लड सर्कुलेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्लड। तो ब्लड के बारे में बात करते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ये माना जाता है। और बॉडी वेट के अनुपात में अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति के जो शरीर का वज़न है उसका 6 से 7.5% तक रुधिर उसके शरीर में पाया जाता है। और रुधिर जो है सामान्य जल से भारी होता है, केवल एम्फियोक्सस और लेप्टोसिलोस जो हैं उनमें जल से हल्का होता है। इसके पीएच की बात करें रुधिर की तो पीएच इसकी होती है शुद्ध जो रुधिर होता है जो धमनियों में बहता है, जो लंग से प्योर होकर आता है, उसकी पीएच होती है 7.4। और जो रुधिर शिराओं में बहता है उसकी पीएच होती है 7.35। रुधिर के संगठन की अगर बात करें तो रुधिर में मुख्य घटक है प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% होता है रक्त का, और शेष 45% जो है रक्त कणिकाएँ होती हैं। तो क्या होता है रुधिर में 55% तो प्लाज्मा और 45 या 45% रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा के संगठन की अगर बात करें तो प्लाज्मा में मैक्सिमम पानी होता है, यानी 90% से अधिक 92% तक पानी इसमें होता है। और ठोस पदार्थ सिर्फ 8 या 9% ठोस पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर। इसमें अकार्बनिक बहुत कम होते हैं, 0.9% के आसपास अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और कार्बनिक होते हैं 8% के आसपास। रुधिर कणिका को भी क्लासिफाइड किया गया है। ये 3 प्रकार की होती हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आरबीसी करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि इसमें स्लाइड में दिखाई दे रहा रुधिर, श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, इसको और क्लासिफाइड किया जाता है। ये 2 तरह की होती है, कणिकामय ग्रेनुलर और अकणिकामय यानी अग्रेनुलर। कणिकामय में फिर 3 प्रकार हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कणिका रहित में 2 तरह की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एक बार और बोल रहा हूँ कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं, अकणिकीय और कणिकीय। कणिकीय में एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अकणिकीय यानी कणिका रहित, या अंग्रेजी में बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट भी बोलते हैं इनको, इनमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है। अब हमें करा था कि हम पहले आरबीसी की बात करेंगे। तो आरबीसी की खोज की थी एंटोनी ऑन लीeuwenhoek ने, AB लीeuwenhoek ने। और जो इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, आरबीसी को पर्टिकुलर इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब स्तनियों को छोड़ दें तो बाकी जो जीव हैं उनमें जो आरबीसी होती है अंडाकार होती है, और
बाइकॉन्वेक्स उभयतल होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। स्तनियों को छोड़कर कैसी होती है आरबीसी? अंडा से ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। स्तनियों में आरबीसी कैसी होगी? स्तनियों में आरबीसी बाइकॉनकेव सर्कुलर यानी वृत्ताकार होगी और बाइकॉनकेव होगी और अकेंद्रक यानी केंद्रक रहित होती हैं। केवल ऊंट और लामा को छोड़कर, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये इसके साइज़ की बात थी कि किसमें कैसा साइज। तो स्तनियों का साइज जरूर, स्तनियों में किस तरह की उसकी शेप होती है याद रखना है। शेप बाइकॉनकेव होती है स्तनियों में, स्तनियों को छोड़कर अन्यों में बाइकॉन्वेक्स होती है। अब बात करते हैं, ये तो थी शेप की बात, अब बात करते हैं साइज की। तो जो आरबीसी का जो साइज है सबसे बड़ा होता है एम्फुएमा में। एम्फुएमा में 75 माइक्रोन मीटर की परिमाप की आरबीसी होती है। इसी प्रकार फ्रॉग में 22 माइक्रोमीटर की होती है। मनुष्य में 7.5 माइक्रोमीटर की होती है। अगर अब बात करें कि स्तनियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, तो वो है हाथी की। हाथी की आरबीसी स्तनधारियों में सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में मस्क डियर या कस्तूरी मृग, मस्क डियर को कस्तूरी मृग भी कहते हैं, इसकी होती है 2.5 माइक्रोन मीटर के आसपास। तो ये रटने की चीज़ें हैं लेकिन याद होनी चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। संख्या आरबीसी की, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य में 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी पाई जाती है। यानी एक जो मिलीमीटर है उसके अगर घन के क्षेत्र में देखें तो 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाएगी। फीमेल में 45 लाख प्रति घन मिमी। तो संख्या याद रखनी है। अब आरबीसी की संख्या में कई बार उतार चढ़ाव देखा जाता है, कोई असामान्यता उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है ये देखते हैं। जब आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं एनीमिया। अब ये किसी वजह से हो सकता है, कोई बीमारी हो या कोई पोषण में कमी हो जाए। अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, सामान्य से अधिक पाई जाती है आरबीसी, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना। एनीमिया मतलब किसी रोग की वजह से या पोषण में कमी की वजह से आरबीसी की संख्या में कमी होना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है 0.2 माइक्रोमीटर की झिल्ली इसकी पाई जाती है आरबीसी की, यानी इतनी पतली इसकी झिल्ली होती है आरबीसी की, और वो लिपोप्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? अगर स्तनियों में बात करें तो स्तनियों में जो केंद्रक नहीं होता तो केंद्रक की जगह पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है आरबीसी में वो होती है 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। मेल में जो वयस्क स्वस्थ पुरुष हैं उसमें 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, फीमेल में 12 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। अब जानकारी लेते हैं कि आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, इरिथ्रोसाइट का निर्माण कैसे होता है। और इरिथ्रोसाइट के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस या इरिथ्रोपोइसिस। जब भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में होता है अर्थात 2 महीने तक के भ्रूण में आरबीसी का निर्माण या इरिथ्रोसाइट का निर्माण योग से अर्थात पीतक थैले के अंदर होता है। तो एक तरह से पीतक थैला जो है इरिथ्रोसाइट के निर्माण का प्रथम स्थान है। और इसके बाद जो है दूसरे से 5वें महीने तक ये जो काम आरबीसी के निर्माण काम यकृत, पिलिया और थाइमस में किया जाता है। और जब वयस्क हो जाता है प्राणी तो वयस्क में ये निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मेरो में होता है। और शरीर में मुख्यतः जो लाल कणिकाएँ अधिकतर जैसे फीमर, कपालिक अस्थि या वर्टिब्री, उरोस्थि इत्यादि में बनती हैं। और जो इरिथ्रोपोइसिस की जो क्रिया होती है वो लगभग 72 आवर्स में पूरी होती है। एक जो साइकिल है इरिथ्रोसाइट के बनने का वो 72 आवर में पूरा हो जाता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि लाल रोग कणिकाएँ उत्पत्ति तिल्ली यकृत अस्थिमज्जा में होती हैं। साइज देख सकते हैं आप 7.8 माइक्रोन इस तरह का। और कार्य ऑक्सीजन से CO2 का परिवहन। इसी प्रकार से लिम्फोसाइट का भी दे रखा है, इसकी उत्पत्ति लिम्फ नोड में होती है। साइज दे रखा है, आगे इनके बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन एक बार टेबल पर नज़र डाल सकते हैं।
इनकी जो संख्या प्रतिगन में 8000 होती है और इनका काम है मुख्य रूप से जीवाणुओं का भक्षण करना। मोनोसाइट के बारे में हम जानते हैं, सबसे बड़ी रक्त कणिकाएँ 15 माइक्रोमीटर की होती है, सबसे बड़ी है मोनोसाइट। ये जो हैं ये भी जीवाणुओं का भक्षण का काम करती है। एसिडोफिल ये भी अस्थिमज्जा में बनती है और ये एलर्जी क्रियाओं के समय उत्पन्न होती हैं। बेसोफिल भी एलर्जी क्रियाओं के समय उत्पन्न होती है, अस्थिमज्जा में ही बनती हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो भी भक्षण क्रिया काम करती है। और प्लेटलेट्स के बारे में तो आप खूब सुनते हैं, डेंगू होता है, जब डेंगू हो गया प्लेटलेट्स घट गई तो ये रुधिर स्कंदन का काम करती है। तो हम बात कर रहे थे इरिथ्रोसाइट के निर्माण की। तो इसमें इरिथ्रोसाइट का आप निर्माण की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। क्या बोलते हैं, जो सबसे प्रारंभिक जो कोशिका होते हैं उनको बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, स्टेम सेल और माइलोब्लास्ट होते हैं, इनको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। फिर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, फिर इरिथ्रोब्लास्ट कहलाती हैं। इरिथ्रोब्लास्ट के बाद जो संरचना वो नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है। नॉर्मोब्लास्ट के बाद जो है संरचना बनती है उसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और उसके बाद जो फाइनली जो आरबीसी जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बनते हैं। तो ये स्टेप है, इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और इरिथ्रोसाइट। तो इस तरह से इरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं तो निर्माण की। अब ये आप जानते हैं कि आरबीसी जो है वो नष्ट भी होती रहती हैं, क्योंकि इसका जीवन काल होता है लगभग मनुष्य में 120 दिन और सबसे अधिक होता है कुत्ते में 124 दिन। उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट होने वाली जो आरबीसी हैं वो यकृत और प्लीहा के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और ये जो इरिथ्रोसाइट है इसका जो प्रोटीन भाग बाद में बिलिरुबिन बनाता है। बिलिरुबिन नाम सुना होगा, बिलिरुबिन, और जो अंत में बिलिरुबिन में परिवर्तित हो जाता है। ये सब चीज़ें यकृत के अंदर होती हैं। और फिर बाद में ये जो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन है, इनका पाचन में रोल देखा जाता है। तो इस तरह से ये आरबीसी की जानकारी हुई। अब अगली क्लास में डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। धन्यवाद।